ये एक क्वेश्चन है और बिल्कुल ढक्कन क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मूड हो तो आप इसको थोड़ा कमेंट करेंगे इसके आंसर को। इसमें वैल्यू आपको निकालनी है आई की। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका एक बार फिर स्वागत है ई फिजिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनमें से एक टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी यानी कि अतिचालकता, और दूसरा टॉपिक अपन जो डिस्कस करेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स यानी कि प्रतिरोधों या प्रतिरोधकों का संयोजन। ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि किसी भी मेटल की प्रतिरोधकता पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, और वहाँ से एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ था जो था रो T2 इज इक्वल्स टू रो T1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। इसमें T1 जो था वो इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है ना, और बदलने के बाद में जो टेम्परेचर है वो T2 है। T1 टेम्परेचर पर उस धातु उस मेटल की प्रतिरोधकता इतनी थी और T2 टेम्परेचर पर बदल के इतनी हो जाती है। एल्फा को हम बोलते हैं पदार्थों का या धातुओं का प्रतिरोधकता ताप गुणांक। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी चालक या कोई भी धातु के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब तक हमने जो डिस्कस किया था वो था प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अब हम एक बार ये और देख लेते हैं कि कोई भी पदार्थ का या कोई भी धातु का जब ताप बदला जाता है तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन हो जाता है। तो सपोज करिए जैसे मान लो मेरे पास ये एक वायर है, धातु का एक तार है, इस तरह से लंबाई जो है इसकी वो L है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हम मान के चल रहे हैं A, और जिस मेटल का ये वायर बना हुआ है उस धातु की प्रतिरोधकता को हमने माना हुआ है रो। ठीक है ना। अगर स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर T1 है तो इसकी प्रतिरोधकता को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रो T1 से, और इस समय इसका जो प्रतिरोध होगा, धातु की प्रतिरोधकता इतनी है लेकिन इस समय इस मेटल के वायर का जो प्रतिरोध है वो प्रदर्शित किया जा रहा है यहाँ पर R T1 से। ऐसे ही टेम्परेचर बदल के जब T2 कर दिया है तो प्रतिरोधकता भी बदल गई है जो कि हो चुकी है रो T2, और प्रतिरोध भी इस वायर का चेंज होके हो गया है RT2। बस अब हमें यही पता करना है कि प्रतिरोध RT2 की वैल्यू कितनी होगी। हमें प्रतिरोधकता रो T2 की वैल्यू इस फॉर्मूले से पता है। अब अपन क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पीछे, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी R इंटू A अपॉन L। इस फॉर्मूले के आधार पर यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं रो T1 की, जो कितनी होगी R T1 इंटू A अपॉन L। ठीक है। ऐसे ही रो T2 की वैल्यू कितनी आएगी तो R T2 इंटू A अपॉन L। टेम्परेचर में परिवर्तन करने से A और L की वैल्यू में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि आपने 11th क्लास में ये चीज़ पढ़ रखी है कि जब भी किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसके आकार में यानी उसकी लंबाई चौड़ाई में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, लेकिन प्रतिरोध में परिवर्तन के एंगल से वो जो परिवर्तन होगा आकार में वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसीलिए हम इस चीज़ को छोड़ के चल रहे हैं और ऐसा मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर में चेंज करने से A और L की वैल्यू में कोई खास चेंज नहीं हो रहा है, वो लगभग सेम है। अब जो रो T1 और रो T2 की वैल्यू निकल के आई हैं उन दोनों वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, और वहाँ से अगली लाइन होगी क्या, R T2 इंटू A अपॉन L। ठीक है ना। इसकी वैल्यू रख दी ये वाली। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं इज इक्वल्स टू R T1 इंटू A अपॉन L, और ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। इसे आप थोड़ा सॉल्व कर लें। AL कैंसिल होने के बाद में R T2 इज इक्वल्स टू R T1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला ये हमें बताया करेगा कि कोई भी प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा जब हम उसके टेम्परेचर को T1 से बदलकर T2 कर देंगे। ठीक है ना। ये फॉर्मूले का भी काफ़ी ज़्यादा आपको यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल करते समय। तो अब बात करते हैं
अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी की, ठीक है ना। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ये बात पढ़ रखी है कि धातु हो या फिर मिश्र धातु हो, ठीक है ना, या तो अपन मेटल को लेके चलें या एलॉय को लेके चलें, जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे, टेम्परेचर अगर हम इनका डिक्रीज करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोधकता घटेगी, और अगर प्रतिरोधकता घटेगी तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी चालकता बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब कि जब धातुओं या मिश्र धातुओं का ताप घटाया जाता है तो उनकी प्रतिरोधकता भी घटती है, इसके अलावा उनकी चालकता बढ़ती है। लेकिन कुछ धातुएं, कुछ मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जिनका ताप कम करने पर उनकी चालकता असामान्य रूप से बढ़ती है, या मैं कह सकता हूं कि उनकी प्रतिरोधकता जो है वो असामान्य रूप से घटती है, और घटते घटते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि प्रतिरोधकता ऑलमोस्ट जीरो हो गई, या आप कह सकते हो कि चालकता लगभग अनंत हो गई, ठीक है ना। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इन धातुओं का या इन मिश्र धातुओं का कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनकी चालकता तेज़ी से बढ़ी या फिर प्रतिरोधकता तेज़ी से घटी, और एक निश्चित टेम्परेचर पे जाके वो प्रतिरोधकता हो गई जीरो या चालकता हो गई अनंत। ये जो घटना है चालकता अनंत हो जाने की या प्रतिरोधकता जीरो हो जाने की, इस घटना को बोलते हैं अति चालकता। और इस घटना की जो खोज करी, इसके बारे में जो बताया, वो बताया कैमरलिंग द्वारा 1911 में, ठीक है ना। इन्होंने बताया पहली बार कि जब हम कुछ स्पेशल मिश्र धातुओं या धातुओं का टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर पर जाके प्रतिरोधकता जीरो हो जाती है या फिर चालकता अनंत हो जाती है। इस घटना को बोला गया अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी। अच्छा, जिस टेम्परेचर पे ये घटना होती है, यानी जिस टेम्परेचर पे जाके धातु या मिश्र धातु अति चालकता की अवस्था प्राप्त कर लेती हैं, उस टेम्परेचर को बोला गया क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रांतिक ताप, कि इतने ताप पर जाके और ये वाली धातु जो है वो अति चालक या ये वाली मिश्र धातु जो है वो अति चालक बन जाएगी। उस ताप को बोला गया क्रांतिक ताप। हालांकि ये क्रांतिक ताप की जो रेंज होती है ये बहुत छोटी होती है। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा देखा जाता है कि क्रांतिक ताप की जो परास है वो 0.1 केल्विन से लेके और करीब करीब 10 केल्विन के आसपास, इस परास में जाके कुछ धातुओं या मिश्र धातुओं को अति चालकता की अवस्था प्राप्त होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर बहुत छोटा टेम्परेचर है, अगर सेल्सियस में चेंज करेंगे तो -250 से भी नीचे जाने वाला है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जाहिर सी बात है कि सामान्य ताप पर कोई भी धातु या कोई भी मिश्र धातु जो है वो अति चालकता की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकती। अति चालकता की अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ता है। इसके अलावा एक घटना और देखी जाती है कि जब पदार्थ अति चालकता की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो उनके अंदर जो नेट चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है धातुओं के अंदर, वो भी जीरो हो जाता है, ठीक है ना। इस इफेक्ट को बोला जाता है मेसनर इफेक्ट यानी मेसनर प्रभाव। ये टॉपिक आपको एक बार थोड़ा सा और डिटेल में समझने को मिलेगा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है अति चालकता की अवस्था में, लेकिन वो आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप पढ़ रहे होंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझाई जाएगी कि अति चालकता की अवस्था में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी धातु या मिश्र धातु के अंदर जीरो कैसे हो जाता है। तो ये सारी बातें तो हो चुकी हैं अब तक अति चालकता की, ठीक है ना। अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, न्यूमेरिकल भी इसके आधार पर कई सारे आपको मिलने वाले हैं। तो प्रतिरोधों को संयोजन के बारे में अब जानते हैं थोड़ा। तो प्रतिरोधों के संयोजन से क्या अर्थ है कि हमारे पास एक से ज़्यादा प्रतिरोध या रजिस्टर हैं, हम उनको जोड़ दें आपस में किसी भी तरीके से, इसको तो अपन बोलेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। अब बात ये आती है कि प्रतिरोधों को जोड़ने की संयोजन की आवश्यकता क्या पड़ी। सपोज करिए मेरे पास दो रजिस्टर हैं, एक है 2 ओम का और दूसरा है 3 ओम का, और हमें किसी परिपथ में 3 ओम से भी बड़े रजिस्टर की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है ना। ना तो अपना 2 ओम के प्रतिरोध से काम चल रहा है, ना अपना 3 ओम के प्रतिरोध से काम चल रहा है, हमें और थोड़ा बड़ा प्रतिरोध चाहिए किसी परिपथ के लिए, या हो सकता है मुझे 2 से भी छोटे प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी किसी प्रतिरोध में।
ना तो अपन 2 लगा सकते हैं ना 3 लगा सकते हैं, हमें इनसे भी ज़्यादा छोटा प्रतिरोध चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम उन दोनों प्रतिरोधों को अलग अलग तरीके से जोड़कर और अपना मनवांछित प्रतिरोध जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अपन इन दोनों को जोड़ के हाई रेजिस्टेंस भी प्राप्त कर सकते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इनसे भी कम प्रतिरोध को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए जब भी हमें कोई उचित प्रतिरोध की आवश्यकता होती है दिए गए प्रतिरोधों से, तो हम उनको किसी न किसी क्रम में जोड़कर और वो उचित प्रतिरोध प्राप्त कर लेते हैं। अब ये जो 2 क्रम होंगे इनको जोड़ने के, उनमें से पहला जो क्रम है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले इसी कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ये 2 प्रतिरोध हैं, जैसा कि आप समझते होंगे प्रतिरोधों को इस तरह के सिंबल के द्वारा शो करते हैं। मेरे पास एक तो ये रजिस्टर है R1, ठीक है ना, इतने ओम का, और दूसरा रजिस्टर अपने पास में ये वाला है, मान लो R2 ओम का है, और हम इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कोई 2 पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम इनको सीरीज़ में जोड़ने वाले हैं। तो सीरीज़ में जोड़ने का क्या तरीका होगा कि हमारे पास जो पहला रजिस्टर है इसका दूसरा सिरा और जो अगला रजिस्टर जो है उसके पहले सिरे से जोड़ दें, यानी कि एक वायर के द्वारा मैं इन दोनों सिरों को आपस में जोड़ दूँ। ये अगर मेरे पास तीसरा रजिस्टर और होता तो मैं दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जोड़ देता, और आगे अगर होते तो तीसरे का दूसरा सिरा चौथे के पहले से जोड़ देता। इस तरह से अगर हम प्रतिरोधों को जोड़ते जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी एक प्रतिरोध का एक सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर अगले वाले का दूसरा सिरा अगले वाले के पहले सिरे से, इस तरह से एक चेन बनाते जाएं तो इसको बोलेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमने इन दोनों प्रतिरोधों को R1 और R2 जो 2 प्रतिरोध दिए गए हैं, इन दोनों को 2 पॉइंट्स A और B इनके बीच में सीरीज में जोड़ रखा है, और अपनी तरफ से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने एक बैटरी, एक सेल लगा रखा है इमेजिनरी रूप से, और ये V वोल्ट का सेल हम मान के चल रहे हैं। यानी कि सेल का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो वेवांतर है उसको हम V मान के चल रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना 12 वोल्ट का सेल या 12 वोल्ट की बैटरी, तो हो सकता है अगर ये 12 वोल्ट का सेल है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसको 12 वोल्ट की बैटरी या सेल मान के चलूँ, तो ऐसा हो सकता है कि ये वाले सिरे का जो पोटेंशियल है, विभव है, वो प्लस का 6 वोल्ट रहा हो, तो दूसरे वाले का माइनस का 6 वोल्ट होगा। क्योंकि इन दोनों सिरों का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस वेवांतर निकालूंगा तो वो कितना आएगा, +6 -6, ठीक है ना, दोनों का अंतर निकालना है तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट। ऐसा भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये +6 और ये -6 ही होना चाहिए, हो सकता है ये प्लस का 8 हो, वो माइनस का 4 हो, तब भी इन दोनों का डिफरेंस 12 वोल्ट ही निकल के आएगा। हो सकता है ये प्लस का 10 हो, वो माइनस का 2 हो, तब भी जो वेवांतर निकल के आएगा वो 12 वोल्ट ही निकल के आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये +6 है, ये -6 है। तो ऐसी स्थिति में मैं, क्योंकि ये पॉइंट A जो है वो इस सेल के इस टर्मिनल के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट A का जो विभव होगा वो भी +6 होगा। ऐसे ही ये जो B सिरा है वो भी इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ में जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसका भी जो पोटेंशियल होगा, जो विभव होगा, वो -6 वोल्ट होगा। अगर इसका +6 वोल्ट है, इसका -6 वोल्ट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बना, जो वेवांतर बना, वो 12 वोल्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहा हूँ तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य भी 12 वोल्ट का ही वेवांतर होगा, बशर्ते के बीच में कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई प्रतिरोध या इसके अलावा और कोई युक्ति अगर बीच में नहीं है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी वेवांतर उतना ही होगा जितना कि दिए गए सेल का है। ठीक है, हमने मान के चले हैं कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास बैटरी है वो V वोल्ट वेवांतर की है। हम मान के चल रहे हैं कि हमने जो सेल ले रखा है वो है V वोल्ट वेवांतर का। अगर ये V वोल्ट वेवांतर का है तो मैं कह सकता हूँ कि बिंदु A और B के बीच में भी जो वेवांतर होगा वो उतना ही होगा जितना कि सेल का है, यानी कि V होगा। अब ये जो वेवांतर था सेल का या बैटरी का, उस वेवांतर का कुछ पतन होगा इस
प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य और कुछ पतन होगा इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर ये 12 वोल्ट का सेल है तो उस 12 वोल्ट में से कुछ विभवांतर यहाँ ड्रॉप होगा, यहाँ खर्च होगा ताकि इसमें धारा प्रवाहित हो सके, और कुछ बचा हुआ इसके सिरों पर ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर खर्च हो जाएगा ताकि इस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित कर सके। क्योंकि आप जानते हो कि प्रतिरोध जो है वो धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, और अगर हमें इनमें से धारा प्रवाहित करवानी है तो इन दोनों सिरों के मध्य एक विभवांतर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना विभवांतर के आवेश चलता नहीं है। आवेश हमेशा उच्च से निम्न विभव की तरफ चलेगा अगर वो धनावेश है तो आवेश को चलाने के लिए, यानी कि धारा को प्रवाहित करवाने के लिए हमने इन दोनों और इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ विभवांतर हमें रखना ही पड़ेगा। तो वो अपने आप ही, जब आप इसको बैटरी से जोड़ दोगे तो अपने आप ही इसका कुछ भाग इस पर ड्रॉप हो जाएगा और बाकी का बचा हुआ भाग इस वाले प्रतिरोध पर ड्रॉप हो जाएगा। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, क्योंकि दोनों प्रतिरोध एक जैसे नहीं है, तो दोनों के सिरों के मध्य जो विभवांतर आएगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के सिरों के बीच में होगा, वो भी सेम नहीं होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो विभवांतर आया है वो है V1, और इसके सिरों के मध्य जो विभव पतन हुआ है वो है V2, ठीक है ना। तो कह सकते हो कि हमारे पास जो सेल था, हमारे पास जो बैटरी थी, उसका जो भी विभवांतर था, यानी कि बिंदु A और B के मध्य जो भी विभवांतर था, उसका कुछ भाग इस प्रतिरोध पे खर्च हो गया और बाकी का बचा हुआ भाग जो है वो दूसरे प्रतिरोध पे खर्च हो गया। ऐसे ही अगर और भी ज़्यादा प्रतिरोध अपने पास में होते तो वही जो विभवांतर V था वो उन दोनों तीनों चारों पे जितने भी होते उन सब पे बट जाता। बराबर बराबर बटेगा ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि प्रतिरोध कैसे कैसे हैं। अगर एक जैसे प्रतिरोध होंगे तो सब पे बराबर बराबर ड्रॉप हो जाता। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है जब हम प्रतिरोधों को बैटरी से जोड़ते हैं। तो बैटरी का खुद का जो विभवांतर होता है, आगे चल के हम इसको टर्मिनल विभवांतर बोलने वाले हैं, तो उस विभवांतर का कुछ भाग एक प्रतिरोध पे, कुछ भाग दूसरे प्रतिरोध पे, और आगे हैं तो तीसरे चौथे पर। इस तरह से सारा विभवांतर जो था वो थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड हो गया सब प्रतिरोधों पे, ठीक है। अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहाँ से I धारा चली, ठीक है ना, I धारा ऐसे करके जा रही है और इन दोनों प्रतिरोधों से होकर सेम धारा ही प्रवाहित होगी, यानी I धारा ही प्रवाहित होगी, क्योंकि सेल से जितना आवेश निकल के जाएगा उतना ही वापस लौट के आएगा। इसका मतलब जितनी धारा यूँ जा रही है उतनी ही वापस लौट के आएगी। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यहाँ से 5 एम्पीयर धारा निकल के गई थी, लौट के 4 एम्पीयर ही आई है तो बाकी 1 एम्पीयर कहाँ गई। या अपन ऐसे भी नहीं कह सकते कि यहाँ से 5 गई थी और लौट के 6 एम्पीयर की करंट आया है तो फिर वो 1 एम्पीयर करंट कहाँ से आ रहा है। कहने का मतलब एक ही ब्रांच में, एक ही शाखा में धारा की वैल्यू सेम रहती है। यहाँ से जितनी धारा निकलेगी प्रत्येक पॉइंट पर करंट की वैल्यू वही रहेगी। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ से अगर एक और रास्ता होता धारा के पास जाने का, अभी तो एक ही है, अगर दूसरा या तीसरा रास्ता होता तो हो सकता है यही धारा फिर दोनों तीनों रास्तों पे बट जाती थोड़ी थोड़ी, तो फिर सेम नहीं रहती सब रास्तों में। लेकिन अभी पूरी की पूरी धारा जो है वो इसी में जा रही है तो सेम रहेगी। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक पाइप है पानी का, इधर से जितनी दर से पानी इसमें प्रवेश करेगा पूरे पाइप में उतनी ही दर से पानी प्रवाहित होगा। यानी कि 1 सेकंड में अगर 10 लीटर पानी यहाँ से प्रवेश करता है पाइप में तो पूरे में 1 सेकंड में 10 लीटर पानी ही प्रवाहित होगा, न कम न ज़्यादा। तो एक तो पहचान ये हो गई श्रेणी क्रम संयोजन की कि जब हम प्रतिरोधों को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोधों की वैल्यू भले ही कम ज़्यादा हो लेकिन सबसे जो करंट फ्लो होता है वो सेम होता है। सामान्य परिस्थितियों में सबसे जो करंट फ्लो होगा वो एक जैसा करंट फ्लो होगा। तो अब तक हमने इस सर्किट को लेकर जो भी डिस्कशन किया है उसके आधार पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ V = V1 + V2, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस था V, वो इन दो जगहों पर थोड़ा थोड़ा खर्च हो गया है। तो कह सकते हैं V = V1 + V2, ठीक है। अच्छा, जैसा कि हमने ओम्स लॉ पीछे पढ़ा हुआ है, V = IR, कहने का मतलब R रजिस्टेंस से होकर जब I करंट फ्लो होता है, R प्रतिरोध में से जब I धारा प्रवाहित होती है तो उस प्रतिरोध के सिरों पर इतना विभव पतन होता है, यानी विभव पतन V की वैल्यू इतनी होती है IR। विभव पतन से मतलब है कि कितना विभव या कितना पोटेंशियल या कितना विभवांतर खर्च हो रहा है प्रतिरोध पर।
तो जैसे कि V इज इक्वल टू आई आर, इस फॉर्मूले का यूज करें तो मैं लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू आई आर वन। आई तो आई ही रहेगा क्योंकि करंट दोनों में सेम है, ना किसी में कम ना किसी में ज़्यादा, दोनों ही में आई धारा फ्लो कर रही है, तो आई तो वही रहेगा, केवल प्रतिरोध अलग अलग हैं दोनों के, तो आई आर वन। ऐसे ही V2 की वैल्यू अपन लिख सकते हैं आई आर टू। अब ये V1 और V2 दोनों की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखी जाएं तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 की जगह आई आर वन और उसकी जगह आई आर टू, ठीक है ना। या फिर अपन लिख सकते हैं आई आर वन प्लस आर टू। ये एक समीकरण आया फर्स्ट। अब थोड़ा ऐसा करते हैं कि ये दोनों प्रतिरोधों को हटाएं यहाँ से, और इन दोनों को हटाकर मैं एक अकेला प्रतिरोध लगा दूं, और ऐसा अकेला प्रतिरोध लगाऊं वो अकेला ही इन दोनों का काम अगर करे तो हम उस प्रतिरोध को इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रजिस्टर बोलेंगे उसको। यानी इन दोनों को हटाकर केवल एक प्रतिरोध लगा दिया जाए और वो प्रतिरोध इन दोनों का ही काम करे। जितनी ये दोनों धारा प्रवाहित होने दे रहे थे सर्किट में, उतनी ही धारा वो वाला प्रतिरोध भी अगर प्रवाहित होने देगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रतिरोध इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध है। तो मान लो मैंने इन दोनों को हटाया और दोनों को हटाने के बाद में ये एक प्रतिरोध लगाया, ठीक है ना, केवल इन दोनों को हटाया, बाकी का सर्किट पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे ही है। वही दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने वही सेल या वही बैटरी लगा रखी है V वोल्ट विभवांतर की। तो ए और बी के मध्य अभी भी विभवांतर V ही रहेगा। मान लो ये जो रजिस्टर हमने लगाया हुआ है इसका प्रतिरोध है RS। एस यहाँ पर सीरीज के लिए आया है, श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध लगाया है इक्विवेलेंट वो है RS, ठीक है ना। अब क्योंकि इसमें एक ही प्रतिरोध लगा हुआ है तो इन दोनों के मध्य जो भी विभवांतर था वो पूरा का पूरा यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि इसके सिरों पर विभव अब की कितना रहेगा V। पहले दो प्रतिरोध थे तो दो जगह थोड़ा थोड़ा डिवाइड हुआ था, अब की बार पूरा का पूरा एक जगह खर्च हो गया। और क्योंकि ये तुल्य प्रतिरोध है तो जितना करंट पहले सर्किट में फ्लो हो रहा था अभी भी उतना ही होगा, यानी कि I करंट इसमें भी फ्लो हो रहा है। तो अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग इसमें मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूं, यानी V इज इक्वल्स टू आई आर, तो इसके सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V। करंट कितना फ्लो हो रहा है यानी I की वैल्यू कितनी है तो I, और उसका जो प्रतिरोध है वो हमने माना हुआ RS, ठीक है ना। ये आया सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग दोनों की लेफ्ट साइड जो है वो V है, तो अपन राइट को सेम कर सकते हैं, यानी कि I RS इज इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आर टू, या फिर अपन लिख सकते हैं आई से आई कैंसिल होने के बाद में RS इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। ये तो हमने दो रेजिस्टेंस को लेके किया हुआ, अगर दो से ज़्यादा होते तो सेम प्रक्रिया ऐसे करते जाते। अगर मान लो मेरे पास में तीन प्रतिरोध होते तो यही लाइन अब जो आती वो होती R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। जितने भी होंगे अगर n रजिस्टर अपने पास में तो ये n तक ये टर्म चलते जाना है इस तरह से। तो इससे आपको एक बात ये और समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद में जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध बनेगा, जो नेट प्रतिरोध बनेगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सपोज करो मैंने जो प्रतिरोध लिए थे उनमें से एक था 2 ओम का और दूसरा था 3 ओम का, और इन दोनों को अगर मैं श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूं तो 2 + 3 यानी कि अब जो नेट प्रतिरोध आएगा निकल के वो होगा 5 ओम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें दिए गए प्रतिरोधों से भी बड़ा प्रतिरोध चाहिए किसी परिपथ में तो हम दिए गए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ के और वो बड़ा प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई श्रेणी क्रम संयोजन की। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो मान के चलिए अपने पास में दो प्रतिरोध हैं, एक R1 और दूसरा R2, या मान लो अपन एक तीसरा और लेके चल रहे हैं R3। इन्हें अपन पैरेलल में जोड़ने वाले हैं, यानी अब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे।
और समांतर क्रम में आप इनको किस तरह से जोड़ेंगे कि जितने भी प्रतिरोध हमने ले रखे हैं, जितने भी रजिस्टर अपने पास हैं, उन सब का एक एक सिरा आपस में कनेक्ट कर दें। जैसे इसका पहला ये और इसका पहला ये, इन तीनों को अगर हम एक जगह एक पॉइंट से कनेक्ट कर लें और दूसरे सिरों को आपस में दूसरी जगह पर कनेक्ट कर दें, यानी कि अगर मैं इनको इस तरह से कनेक्ट कर दूं, जैसे ये एक पॉइंट है, तीनों के पहले सिरे मैंने किसी एक बिंदु मान लो ए से जोड़ दिए, ऐसे ही जो दूसरे वाले सिरे हैं उनको किसी अन्य बिंदु बी से जोड़ दिया, इस तरह से। तो ये जो अब कॉम्बिनेशन बना है इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब भी हमें प्रतिरोधों को दिए गए रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ना होगा तो हम उन सब के एक एक सिरे को आपस में एक जगह कनेक्ट कर लेंगे और दूसरे जो सिरे होंगे उनको किसी दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। अब मैं अपनी तरफ से इनके साथ में एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ काल्पनिक रूप से, V वोल्ट की बैटरी, ठीक है ना। अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो पॉइंट A और B इनके बीच में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो विभवांतर होगा, वो V होगा, ठीक है ना। और अगर A और B के बीच का विभवांतर V है तो प्रतिरोध R1 के सिरों का विभवांतर भी V ही होगा। और वो V क्यों होगा? क्योंकि इस प्रतिरोध का एक सिरा पॉइंट A से जुड़ा है, बीच में अन्य कोई चीज़ नहीं आ रही है। ऐसे ही दूसरा सिरा जो है वो पॉइंट B से जुड़ा हुआ है, बीच में और कुछ भी नहीं है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि R1 प्रतिरोध का एक सिरा डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ऐसे ही इसका जो दूसरा सिरा है वो डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में जुड़ा हुआ है, बीच में और कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा है। यहाँ से चलने के बाद में कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर थोड़ा भी पोटेंशियल ड्रॉप हो सके। तो जितना इन दोनों पॉइंट्स के बीच का विभवांतर था उतना ही प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य विभवांतर होगा। सेम ऐसे ही R2 के बीच में भी यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं जुड़ा है, यानी R2 के दोनों सिरे भी बैटरी के साथ में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, बीच में और कोई चीज़ नहीं आ रही है, जैसे कि श्रेणी क्रम संयोजन में आया करती थी बीच में। तो प्रतिरोध R2 के सिरों के मध्य विभवांतर भी V ही रहेगा। ऐसे ही R3 के साथ में भी, क्योंकि और कोई चीज़ श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ी है, इसके दोनों सिरे ठीक बैटरी के दोनों सिरों के साथ में जुड़ रहे हैं, तो इसके सिरों का विभवांतर भी ठीक उतना ही होगा जितना कि बैटरी का है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं किसी बैटरी के साथ में, समांतर क्रम में अगर हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं किसी बैटरी के साथ में, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो विभव पतन, जो विभवांतर होता है वो सेम होता है। भले ही प्रतिरोधों की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन विभवांतर जो है वो सेम है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभव पतन जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में हमेशा जो विभवांतर रहता है वो सेम रहता है। ये पहचानने का एक तरीका हो गया समांतर क्रम संयोजन को। तो अपन इतना तो कह ही सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर प्रतिरोध जुड़े होंगे तो सब में से प्रवाहित होने वाली धारा सेम रहती है, और अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो सबके सिरों का विभवांतर सेम रहता है। अब अगर मैं धारा की बात करूं तो हम मान के चल रहे हैं कि बैटरी से आई धारा स्टार्ट हुई और वो आई धारा चलते चलते यहाँ जब पॉइंट ए पे आएगी तो उसके सामने अब आते हैं 3 रास्ते, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह सकता कि तीनों रास्तों पर धारा जो है वो आई ही रहेगी, या ये भी नहीं कह सकते कि तीनों रास्तों में धारा सेम रहेगी। हाँ, अगर तीनों प्रतिरोध सेम होते तो इन तीनों में से धारा भी सेम प्रवाहित होती, लेकिन अभी जो प्रतिरोध जितना छोटा होगा उस वाले रास्ते में धारा की वैल्यू उतनी ज़्यादा, क्योंकि प्रतिरोध छोटा होने का मतलब हो गया कि अवरोध कम है, और जहाँ अवरोध कम है वहाँ पे धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो अब की बार इन तीनों में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा उसमें धारा की वैल्यू सबसे कम, जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उसमें धारा की वैल्यू सबसे ज़्यादा। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस प्रतिरोध में I1 धारा, इसमें I2 और ये वाले में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। ये तीनों धाराएं आपस में यहाँ के मिलेंगी वापस, और फिर से I धारा बन जाएगी। तो जितनी सेल से धारा निकली थी उतनी ही वापस लौट रही है। इसके आधार पर अपन लिख सकते हैं I = I1 + I2 + I3, क्योंकि यही I धारा 3 जगह डिवाइड हो गई है, I1, I2 और I3 में। तो इसका मतलब इन तीनों का योग ही I का बराबर होगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन माने फर्स्ट, और वापस आ जाते हैं अपन ओम्स लॉ पे। V = IR, यहाँ से आप I की वैल्यू निकालेंगे तो I = V/R,
अब अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा I1 की वैल्यू निकालूं तो वो होगी V/R1। ऐसे ही I2 की वैल्यू होगी V/R2 और I3 की वैल्यू होगी V/R3। अब के बाद पोटेंशियल डिफरेंस तीनों ही प्रतिरोधों के सिरों पर समान है V, इसीलिए हमने यहाँ पर सब में सेम रखा है। केवल प्रतिरोध चेंज हुआ है और उनकी वजह से धाराएं चेंज हुई हैं। I1, I2, I3 तीनों की वैल्यू उठा के समीकरण फर्स्ट में रख लें तो I इज इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 सेकेंड इक्वेशन। अब फिर से वही काम करेंगे कि जितने भी प्रतिरोधों को हमने अभी पैरेलल क्रम में जोड़ा हुआ है उन सब को हटाएं और सबको हटाने के बाद इन सब की जगह एक अकेला प्रतिरोध लगा दें। और वो ऐसा अकेला प्रतिरोध लगाया कि वो अकेला प्रतिरोध ही इन तीनों का काम कर रहा है, यानी ये तीनों मिलके सर्किट में जितना करंट फ्लो होने दे रहे हैं वो अकेला भी उतना ही करंट फ्लो होने देगा। तो मैं कह सकता हूं कि वो अकेला प्रतिरोध इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध है, इन तीनों के इक्विवेलेंट प्रतिरोध है वो। तो ठीक है, इन तीनों को हटाया और तीनों को हटाने के बाद में ये एक प्रतिरोध लगाया P फॉर यहाँ पैरेलल है, समांतर क्रम में लगा रहे हैं। इन तीनों को हटा के एक लगा दिया और बाकी का पूरा सर्किट सेम है, यानी पॉइंट A और B के बीच में जो पहले 3 रजिस्टर लगे हुए थे उनकी जगह हमने एक लगाया है और इनके साथ में फिर आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है, सेम वही V वोल्ट विभवांतर की। ठीक है, ये V वोल्ट विभवांतर की बैटरी अगर मैंने लगाई है और यहाँ प्रतिरोध भी केवल अकेला एक है, इसका मतलब सारा का सारा विभव पतन इसी के सिरों पर होगा, तो इसके सिरों पर विभव पतन फिर से V है। अब इस सर्किट में ओम्स लॉ फिर वापस अप्लाई करें, यानी कि फिर मैं इसी फॉर्मूले से अगर वैल्यू निकालूं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट प्रतिरोध है इन तीनों का, तो अभी भी सर्किट में उतना ही करंट फ्लो हो रहा होगा जितना कि वो तीनों करने दे रहे थे। तो I करंट की वैल्यू अभी भी I है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो V है, और रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी है तो RP। ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन, अब सेकंड और थर्ड को आप कंपेयर करें आपस में तो दोनों की राइट साइड सेम, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं V/RP इज इक्वल्स टू V/R1 V/R2 प्लस V/R3। V यहाँ से कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दोगे, ये हो जाएगा 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह 3 से ज़्यादा होंगे तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। या मेरे पास अगर केवल 2 ही प्रतिरोध होते तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 1/R1 प्लस 1/R2। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/RP इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और यहाँ से RP की वैल्यू निकालें, यानी तुल्य प्रतिरोध, नेट प्रतिरोध इन तीनों का, इन दोनों का मिलके कितना हुआ, तो RP की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो होगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि अगर हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में जो नेट प्रतिरोध निकल के आएगा वो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। एक एग्जांपल लेके फिर से देख लेते हैं। मान लो मैंने 2 ही प्रतिरोधों को जोड़ा है समांतर क्रम में, उनमें से एक है 2 ओम का और दूसरा है 3 ओम का। तो अगर मैं 2 और 3 ओम के दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ता हूं तो नेट प्रतिरोध यानी RP की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ रख के देख सकते हैं। एक 2 है, दूसरा 3 है, तो 2 × 3 6, 2 + 3 5, ये वैल्यू आएगी, यानी 1.2 ओम। तो हमने जो प्रतिरोध यूज किए थे उनमें एक 2 ओम का था, दूसरा 3 ओम का था, लेकिन समांतर क्रम में जोड़ने के बाद में जो नेट प्रतिरोध निकल के आ रहा है वो 2 से भी छोटा आ रहा है। यानी समांतर क्रम में जो प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो नेट प्रतिरोध उन सब में जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा हो जाता है। यानी कि सबसे छोटा 2 था, लेकिन नेट जो निकल के आया है, इक्विवेलेंट प्रतिरोध जो निकल के आया है वो 1.2 निकल के आया है। तो अपन कह सकते हैं कि अगर हम प्रतिरोध बढ़ाना चाहते हैं संयोजन द्वारा तो हम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे।
और अगर हम प्रतिरोध को घटाना चाहते हैं, यानी कि जो प्रतिरोध अपने पास में है उनसे भी छोटा प्रतिरोध अगर हमें चाहिए, तो हम उनको समांतर क्रम में जोड़ा करेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन की पहचान क्या है और समांतर क्रम संयोजन की पहचान क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं तो उन सब में धारा सेम प्रवाहित हो रही होगी। समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं तो उन सबके सिरों के मध्य विभवांतर सेम होगा। हालांकि इन बातों से आप चिपक मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि कई जटिल सर्किट्स में आपको ऐसा भी मिल सकता है कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो सकते हैं, समांतर क्रम में जुड़े हो सकते हैं, उनके सिरों पर विभवांतर सेम ना हो, या हो सकता है श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनके सिरों के मध्य विभवांतर सेम हो, या हो सकता है समांतर क्रम में प्रतिरोध हैं लेकिन फिर भी उनमें धारा जो है वो सेम प्रवाहित हो रही हो। तो ये चीज़ें तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे जैसे इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहेंगे, वैसे वैसे आपको क्लियर होती जाएंगी कि वास्तव में दिए गए जो रेजिस्टेंस हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस तरह के जो सिंपल सर्किट हैं इनको तो देखने से ही आपको पता चल जाता है कि ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। कुछ जटिल पर्पज जब आपके सामने आएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ थोड़ा, ये एक क्वेश्चन है और बिल्कुल ढक्कन क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मूड हो तो आप इसको थोड़ा कमेंट करेंगे इसके आंसर को। इसमें वैल्यू आपको निकालनी है आई की। ये एक 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 1 ओम का प्रतिरोध है, और इन सब के साथ में हमने 10 वोल्ट के सेल या बैटरी को जोड़ा हुआ है। सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी आई की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। जो भी वैल्यू हो आप इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें।